नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और इस बीच में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, कुछ इश्यूज थे। लेकिन अब पुनः हम लोग एक न्यूज़पेपर का सीरीज लेकर के चलेंगे, जिस न्यूज़पेपर के सीरीज में डेली हम लोग कोशिश करेंगे 5 से 6 जो करंट इश्यूज हैं जो न्यूज़पेपर में आया है, और वैसे हम न्यूज़पेपर को टारगेट करेंगे, वैसे न्यूज़ को टारगेट करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो उस सीरीज में सबसे पहला हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया टारगेट्स 10% शेयर इन गुड्स एक्सपोर्ट्स बाय 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया टारगेट्स कर रहा है कि पूरे वैश्विक व्यापार में जो गुड्स की हिस्सेदारी है, यानी कि भारत का वैश्विक व्यापार में जो मर्केंटाइज, जिसको कमोडिटीज कहते हैं, गुड्स कहते हैं, यानी कि गुड्स को हम कमोडिटीज के रूप में भी देखते हैं और मर्केंटाइज के रूप में भी देखते हैं। तो जो अभी हमारी हिस्सेदारी 1.8% है, अभी हमारी हिस्सेदारी 1.8% है। इसको कहा जा रहा है कि 2047 तक इस हिस्सेदारी को कितना हम बढ़ा देंगे, कितना तक हमको ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं, 10% तक। यानी कि अभी हिस्सेदारी मेरा मात्र 1.8% है 2024 की स्थिति के अनुसार। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया हैज सेट टारगेट टू इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स टू 10% बाय 2047 फ्रॉम 1.8 इन 2024। यानी कि 2024 में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, मात्र 1.8% है, और 2047 तक हम कितना टारगेट कर रहे हैं कि 10% तक हमारी हिस्सेदारी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक ये न्यूज हमारे लिए, ये पीटी फैक्ट्स के रूप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर देखेंगे, अंडर द विकसित भारत 2047 मिशन इंडिया एम्स टू ग्रो इट्स इकोनॉमी टू 30 से 35 ट्रिलियन, 30 से 35 ट्रिलियन विथ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ईचिंग 10 ट्रिलियन। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत का जो जीडीपी होगा, यह करीब 30 से 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर होगा। 30 से 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर होगा। और इस जो ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगा, इसमें भारत का करीब करीब के बराबर हम एक्सपोर्ट का हम क्या करेंगे, मर्केंटाइज का एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां से हमको दो न्यूज जानकारी मिल रही है कि एक, भारत का अभी पूरे विश्व व्यापार में कमोडिटी मर्केंटाइज में हिस्सेदारी कितना है, तो 1.8% है, जो कि 2047 तक कितना करने का लक्ष्य रखे हैं, 10% लक्ष्य रखे हैं। दूसरा क्या हमको जानकारी हो रही है कि 2047 तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कितना ट्रिलियन की हो जाएगी, तो 30 से 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर हमारी इकोनॉमी होगी, जिसमें से हमारी जो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो होगी, उसमें से 10 ट्रिलियन के बराबर, 10 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हम क्या करेंगे, अपने देश से वस्तु का एक्सपोर्ट करेंगे। वस्तु का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा ये टारगेट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि WTO के बारे में चर्चा किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1995 में WTO का गठन होता है, और 1995 के पहले गैट के रूप में यह काम कर रहा था। तो गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो था, यह केवल वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह एक समझौता था, ये कोई संगठन नहीं था। लेकिन वर्ष 1995 में इसको प्रतिस्थापित करके, इसको भंग करके, समझौता को कैंसिल करके वर्ष 1995 में हम एक WTO का गठन करते हैं। WTO का हम लोग क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो WTO का जो गठन हुआ है, यह WTO का उद्देश्य है कि व्यापार को क्या करना और वैश्विक स्तर पे बढ़ावा देने के लिए समय समय पे उसमें क्या करना, संशोधन करना, या उसको रेगुलेट करता है। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे प्रत्येक देश जो WTO के अकॉर्डिंग
वैश्विक व्यापार में जो हिस्सेदारी रखता है, तो प्रत्येक देश एक निश्चित समय के अंतराल पर अपने अपने देश का जो एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट के संबंध में एक समीक्षा करती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भारत की जो समीक्षा हो रही है, यह समीक्षा 2021 से 2025 तक के बीच भारत की समीक्षा हो रही है, यानी कि हमारे देश से अन्य देशों के बीच जो एक्सपोर्ट होता है उसका रिव्यू हो रहा है। उसका क्या की जा रही है? रिव्यू की जा रही है। ठीक है, तो उस रिव्यू के दौरान यह सरकार यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स है, यह तय कर रहा है कि हमको 2047 तक कितना हमारे वैश्विक व्यापार में कमोडिटीज का हमारी हिस्सेदारी होगी। और यहाँ पे खास करके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बता दें कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 17-18 में, कि पूरे वैश्विक व्यापार में भारत का कमोडिटीज के क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी है। तो उस समय हमारी हिस्सेदारी 1.7 था, उस समय हमारी हिस्सेदारी 1.7 था, और अभी हिस्सेदारी कितना है? 1.8 है। किसके अकॉर्डिंग? तो 2024 के अकॉर्डिंग, और इस न्यूज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग फिर देखते हैं। सिंगल ब्रांडेड रिटेल गेट्स 1.5 बिलियन एफडीआई इन 5 ईयर। अब यहाँ पे जो भी आप यहाँ न्यूज देख रहे हैं, इंडिया टारगेट्स 10% शेयर, सिंगल ब्रांड, और यहाँ भी जो न्यूज देख रहे हैं एफसीएनआर अकाउंट के बारे में, ये इन सब का संबंध है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग जानते होंगे, भुगतान संतुलन, यानी कि यह एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए, हम लोग से पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बीओपी को, कि ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि एक निश्चित दिए हुए समय में एक देश से अन्य देशों के बीच जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो वित्तीय लेन देन होते हैं, फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसी का सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को, यानी कि इस आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक, अब भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक इसको क्या करता है? मैनेज करता है। और इसे मैनेज करने के लिए आईएमएफ के द्वारा एक मैनुअल जारी किया जाता है, जिसको कहते हैं BPM 06, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 06 कहते हैं। और इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 06 को एक हम लोग चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि BOP लिखते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट को पुनः 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक को कहते हैं विजिबल, दूसरे को कहते हैं नॉन विजिबल। नॉन विजिबल को 3 हिस्सों में फिर बांटते हैं, एक को लिखते हैं सर्विस इनकम ट्रांसफर पेमेंट। इनकम को फिर 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और फिर इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। यहां पे देखते हैं रेमिटेंस की बात करते हैं, फिर गिफ्ट की बात करते हैं, और फिर डोनेशन की बात करते हैं। अब यहीं पे देखिए, हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे विजिबल यानी कि गुड्स के बारे में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत का पूरे वैश्विक व्यापार में
जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स की हिस्सेदारी कितना परसेंट है, 1.8% शेयर है। यानी कि 100 में कितना शेयर है भारत का, 1.8%। इसी को 2047 तक हम लोग क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना परसेंट शेयर बढ़ाना है, 10% शेयर बढ़ाना है। कब, 2047 तक। दूसरा क्या हम लोग कह रहे हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी करीब $4 ट्रिलियन की है। हमारी इकोनॉमी 2047 तक कितना हो जाएगा, 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो जो हमारा 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी इकोनॉमी होगी, उसमें भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें करीब 10 ट्रिलियन डॉलर का हमारे देश से एक्सपोर्ट होना चाहिए। 10 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि इसका संबंध किससे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से है। ठीक है। दूसरा फिर देखते हैं न्यूज क्या कह रहा है। ये सब जो भी आपका ये टॉपिक है सब बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। दूसरा क्या न्यूज है कि सिंगल ब्रांड रिटेल गेट्स 1.5 बिलियन एफडीआई इन 5 ईयर्स के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए, जब हम लोग विदेशी निवेश की बात करते हैं, विदेशी निवेश की बात करते हैं तो विदेशी निवेश यानी कि कैपिटल अकाउंट की जब बात करते हैं तो इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक बांटते हैं इन्वेस्टमेंट, दूसरा बांटते हैं लोन, और तीसरा बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक एफडीआई की बात करते हैं, एक एफपीआई की बात करते हैं। एफडीआई को पुनः 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ग्रीन फील्ड की बात करते हैं और एक ब्राउन फील्ड की बात करते हैं। इसे पुनः 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट की बात करते हैं, एक गवर्नमेंट रूट की बात करते हैं। अब देखिए, यहीं पे जब हम लोग एफडीआई की बात करते हैं और खास करके ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द आता है सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड। तो सबसे पहले सिंगल ब्रांड किसको कहेंगे, मल्टी ब्रांड किसको कहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड किसको कहेंगे। सिंगल ब्रांड, ठीक है। तो सिंगल ब्रांड का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल ब्रांड का तो आप लोग जानेंगे, सिंगल ब्रांड सिंपल जानेंगे कि एक छत के नीचे जब एक ही किसी ब्रांड की वस्तुएं बिक रही हो तो उसे सिंगल ब्रांड कहेंगे। आप जैसे मॉन्टी कार्लो का शोरूम में जाते हैं तो वहां का तो लिवाइस का आप जींस नहीं खोजते हैं, अब मॉन्टी कार्लो का तो मॉन्टी कार्लो क्या हो गया, सिंगल ब्रांड हो गया। लेकिन जब एक ही छत के नीचे विभिन्न ब्रांड्स के, डिफरेंट ब्रांड्स की जब कॉमोडिटीज मार्केंटाइज आपको मिले तो उसको कहते हैं मल्टी ब्रांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मल्टी ब्रांड कहते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज दिया गया है, इस न्यूज के आधार पे आप लोग को कुछ इसका फैक्ट्स बता रहे हैं जो इसमें दिया गया है कि जब हम लोग सिंगल ब्रांड की बात करते हैं तो भारत सरकार सिंगल ब्रांड में 100% ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से परमिशन दे दिया है। लेकिन वही जब मल्टी ब्रांड की बात करते हैं तो 51% क्या किया है, सरकार ने परमिशन दिया है गवर्नमेंट रूट से। गवर्नमेंट रूट से यानी कि सिंगल ब्रांड में 100% गवर्नमेंट रूट से और मल्टी ब्रांड में 51% का अप्रूवल मिला हुआ है। दूसरी बात करें कि भारत में, यानी कि ये तो टारगेट है कि हम लोग 5 ईयर में कितना बिलियन हमारे पास एफडीआई आया है सिंगल ब्रांड में, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां से हम लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम लोग से क्वेश्चन जो यहां से नहीं पूछा जाएगा, हम लोग से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। यही 2 पैराग्राफ्स है जहां से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या है, तो एज पर द एफडीआई पॉलिसी 100% FDI is allowed under the automatic route in single brand retail trading, while a 51% FDI is allowed under the government route in multi brand retail trading। अब ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो द FDI पॉलिसी ऑन सिंगल ब्रांड रूट mandates that
इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 51%, 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज शुड बी सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया, प्रेफरली फॉर MSME, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन इन ऑल सेक्टर्स। अब कहा जा रहा है कि जो 100% सिंगल ब्रांड में जो परमिशन दिया गया है उसमें आपको हर हाल में अपने छत के नीचे जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो कहाँ से प्रेफर करेंगे, तो MSME का, विलेज का एंड कॉटन इंडस्ट्रीज का। दूसरा कहा जा रहा है कि सिमिलरली द FDI पॉलिसी ऑन MBRT मैंडेट्स दैट एट लेटेस्ट 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस्ड प्रोड्यूस्ड शैल बी सोर्स फ्रॉम द इंडियन MSME। यानी कि अब कहा जा रहा है कि यहाँ जो 51% जो सिंगल ब्रांड में हम लोग परमिशन दिए हैं, इस 51% में, इस 51% जो मल्टी ब्रांड में दिए हैं, इसका टोटल जो प्रोक्यूरमेंट होगा उसका 30% इंडियन प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वहां से खरीदना है। वही जब सिंगल ब्रांड की जब बात करते हैं जहां 100% अप्रूवल है ऑटोमेटिक रूट से, यहाँ पे 51% जो इंडियन किसी का हिस्सेदारी है उसका 30% आपको इंडियन मार्केट से खरीदना होगा। तो ये हमारे लिए जो न्यूज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इधर क्या इंफॉर्मेशन है उससे बहुत खास मतलब हम लोग को नहीं है। अब इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ करके देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कह रहा है सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम विदेशी निवेश की बात करते हैं, यह इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। यानी कि जो भी सिंगल ब्रांड की बात करते हैं, मल्टी ब्रांड की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो विदेशी निवेश आता है तो उस विदेशी निवेश को हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला न्यूज फिर देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वो भी आपका इसी से जुड़ा हुआ न्यूज है, यहां भी उसी से जुड़ा हुआ न्यूज है। FCNRB डिपॉजिट्स टारगेटिंग सेट फॉर PSB। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे देश में जब हम डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करेंगे, डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करेंगे, तो जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको हमने भी चर्चा किया कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तो हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो और डॉलर का आउटफ्लो, तो हम क्या करें कि हमारा डॉलर का इनफ्लो ज्यादा हो। इसी पे सरकार, आप लोग इस बीच में सुने भी होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जनता से अपील की गई थी कि आप लोग जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका यूज कम करे तथा सोना की खरीदारी कम करे। इसके पीछे कारण क्या था, तो जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है यह क्या है, निगेटिव में है, तथा जो मेरा फॉरेक्स रिजर्व है यह फॉरेक्स रिजर्व लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि आप लोग पेट्रोलियम पदार्थ का क्या करें, खपत कम करे तथा सोना की खरीदारी को कम करे। इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो फॉरेन करेंसी लगातार कम हो रहा था, फॉरेक्स रिजर्व मेरा लगातार कम हो रहा था, तथा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था यानी कि मेरा ट्रेड जो डेफिसिट्स था वह लगातार बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो था, CAD जो डेफिसिट था लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे। अब जब उपाय की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम डॉलर की बात करते हैं और रुपया की बात करते हैं, तो डॉलर और रुपया का तय कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई पे तय होता है। ये भारत में डिमांड और सप्लाई पे तय होता है। तो हमारा डॉलर जो है लगातार, यानी कि हमारी रुपया लगातार कमजोर हो रही थी और डॉलर हमारे रुपया क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा था। तो इसको बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे थे,
इसमें से एक उपाय क्या है? एक उपाय है FCNRB डिपॉजिट टारगेट फॉर PSB, यानी कि RBI के द्वारा जितने भी स्टेट रन बैंक थे, यहाँ पे देखेंगे द फिनांस मिनिस्ट्री हैज असाइंड FCNR डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन टारगेट्स टू इंडिविजुअल स्टेट रन बैंक्स थ्रू सितंबर 30, द डेडलाइन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कंसेशनल स्वैप स्कीम, यानी कि एक भारत सरकार के द्वारा स्वैप स्कीम लाया गया था और स्वैप स्कीम के माध्यम से मुख्य उद्देश्य क्या था? FCNR अकाउंट में पैसा को डिपॉजिट्स कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहीं पे देखेंगे FCNR अकाउंट होता क्या है। तो जब हम बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं तो यहीं पे बात करते हैं FCNR अकाउंट। जैसे कि आप जब शहर में जाएंगे तो देखेंगे आपको ऐसे भी ब्रांच मिलेंगे जो लिखा होगा NRI ब्रांच, नॉन रेजिडेंट इंडियन ब्रांच, यानी कि वैसे व्यक्ति के लिए वो आपको बैंकिंग सेवाएं दे रही है जो NRI है, यानी कि आप एक इंडियन हैं तो आपके लिए तो बैंक है ही, लेकिन एक वैसे भी बैंक की स्थापना, हर एक बैंक अलग अलग अपना ब्रांच ओपन करके रखी है जो केवल NRI कस्टमर ही उसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो यहाँ पे FCNR अकाउंट का ही मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो आप न्यूज देख रहे हैं कि FCNRB जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे देश के वैसे व्यक्ति जो विदेशों में जाकर के अपना आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, कोई सेवाएं दे रहे हैं, तो वहां से जो वो अपना कमा करके अर्न जो किए गई राशि है उसको जब स्वदेश भेजेंगे, अपने माता पिता के पास भेजेंगे, सगे संबंधी के पास जो भेजेंगे तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति भारत के किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया है उसको कहते हैं FCNR अकाउंट, और जब उसमें पैसा जमा करेंगे तो वो क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? फॉरेक्स रिजर्व जो कम हो रहा था उसको बढ़ाना था और बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना था? जो निगेटिव हो रहा है उसको क्या करना था? पॉजिटिव करना था। तो हमारा निगेटिव किस रूप में हो रहा था? तो करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो इसको सुधारने के लिए भारत सरकार तथा RBI के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो FCNR अकाउंट के माध्यम से बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हम लोग का टारगेट था कि 90 बिलियन हमको जून तक जमा कर लेना है, लेकिन जमा हुआ कितना है? 20.72 बिलियन जमा हुआ है। लेकिन हमने डेडलाइन क्या दिया है कि 30 सितंबर तक हमने FCNR अकाउंट्स के माध्यम से डेडलाइन दिया है और 31 दिसंबर तक हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि OFCB तथा ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के माध्यम से जमा करने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं। दूसरा फिर आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक हैज रेज्ड इट्स FCNR मोबिलाइजेशन टारगेट टू 650 मिलियन बाय द एंड ऑफ सितंबर फ्रॉम एन अर्लियर गोल ऑफ 500 बिलियन, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसमें सामान्यतः आपको देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल जो एरिया है उसी कोस्टल एरिया में इस बैंक का आपको ब्रांच मिलेगा। और इस इंडियन ओवरसीज बैंक में एवरेज जो कस्टमर होंगे आपको सब फॉरेनर होंगे, विदेशी कस्टमर ज्यादा होंगे। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने टारगेट रखा था कि 500 मिलियन हम जमा कराएंगे FCNR अकाउंट के माध्यम से, लेकिन अब वो टारगेट अपना क्या किया है? बढ़ा दिया है। तो यहां से हम लोग से नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से जोड़ करके कि जो FCNR अकाउंट में फंड जो डिपॉजिट्स होता है वह हिस्सा होता है, वह हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है? FCNR अकाउंट के माध्यम से जो फंड जमा होता है वह हिस्सा होता है किसका? तो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए एक फिर न्यूज है कि इंडिया नीड्स 22.7 ट्रिलियन टू अचीव नेट जीरो बाय 2070, यानी कि हम लोग नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य रखे हैं। अब नेट जीरो का मतलब क्या है
कि जितना हम CO2 का उत्सर्जन करेंगे उतना हम CO2 का इमेशन करेंगे यानी कि उसका अवशोषण करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, 2070 हम लोग टारगेट रखे हैं, उसको क्या कहते हैं, नेट जीरो कहते हैं। यानी कि जितना CO2 का उत्सर्जन करेंगे उतना हम CO2 का इमेशन करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, नेट जीरो कहते हैं। हम लोग क्या लक्ष्य रखे हैं, 2070 तक लक्ष्य रखे हैं। अब यहीं पे एक संस्था है जिस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फिनांस एनालिसिस। ठीक है, इस संस्था के द्वारा कहा जा रहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमको टोटल फंड चाहिए वह टोटल फंड चाहिए 2167 लाख करोड़, 2167 लाख करोड़ चाहिए। जबकि हमारे पास फंड कितना कम है, तो 620 लाख करोड़ हमारे पास क्या है, फंड का अभाव है। तो इसी को ये कह रहा है, इसको ये क्या इसका नाम दिया गया है, तो अराउंड 620 लाख करोड़ हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट क्लाइमेट ट्रांजिशन डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास ये फिनांसिंग गैप कहा जा रहा है कि हमारे पास कितना फिनांसिंग गैप है, तो 620 लाख करोड़ का हमारे पास फिनेंशियल गैप है। हमको चाहिए कितना, तो चाहिए 2167, जबकि हमारे पास है कितना, तो हमारे पास 2167 से 620 घटा दीजिए, तो यानी कि हमारे पास करीब करीब 1500 के आसपास हमारे पास फंड है, हमको 620 और फंड चाहिए। अब यहां से हम लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट जीरो का हम लोग टारगेट क्या है, तो 2070 है। ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रोड मैप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रोड मैप की बात करी जा रही है कि द इंस्टीट्यूट है प्रोपोज्ड ए 2-phase स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। द फर्स्ट फेज वुड इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट ट्रांजिशन प्लान, स्नैपशॉट, recognize innovation already required under BSRO or voluntary disclosed by common company into standardized comparable formats। यानी कि कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जहां से CO2 का उत्सर्जन होता है उस पर पहले फोकस करने की बात कही जा रही है कि उसको पहले क्या किया जाए, टारगेट किया जाए। तो है क्या, तो यहाँ पे सच एज पावर्स है, स्टील्स है, सीमेंट्स है, ऑयल एंड गैस है, केमिकल्स है एंड कमोडिटीज अमंग द टॉप 500 लिस्टेड फॉर्म्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन करने वाला जो इंडस्ट्रीज है उस पे सबसे पहले क्या किया जाए, फोकस किया जाए। सेकेंड चरण में कहा जा रहा है कि 23 पे प्रायोरिटी के साथ 23 ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी के साथ फोकस किया जाए जो 500 इंडस्ट्रीज में, बड़े इंडस्ट्रीज में शामिल है। उसमें से 23 प्राथमिकता के साथ इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जाए और उस टारगेट को करके उसको जीरो इमिशन के तरफ, यानी कि CO2 उत्सर्जन और CO2 इमिशन के तरफ उसको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग के लिए जो PT ओरिएंटेड अगर बात करेंगे तो हम लोग को याद यही रखना है कि 2047 तक हमको इसको टारगेट करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज फिर है कि कोर सेक्टर ग्रोथ रेट एज 5 मंथ हाई की बात कही गई है। और यहाँ पे हम लोग के लिए क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले जानना है कि कोर इंडस्ट्रीज होता क्या है। तो वैसे इंडस्ट्रीज जो अन्य इंडस्ट्रीज को उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है। वैसे इंडस्ट्री जो अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायता करता है, वैसे को कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जब आप लोग कोर इंडस्ट्रीज की बात करते होंगे तो अब तक हम लोग 8 कोर इंडस्ट्रीज का अध्ययन करते आए हैं। तो सबसे पहला एक जानना है आप लोग को कि अब कोर इंडस्ट्रीज की संख्या 8 नहीं, अब कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो 9वां कौन सा है, आयरन और है। 9वां कौन सा है, आयरन और कोर इंडस्ट्रीज है। दूसरा बात जो जानना है कि अब तक जो कोर इंडस्ट्री का जो इंडेक्स जारी होता था, वह जो आधार वर्ष था वह 2011-12 था।
अब जो नया बेस ईयर हो गया है वो क्या हो गया, 22-23 हो गया। तो दूसरी बात ये जानना है कि अब नया बेस ईयर क्या हो गया, 22-23 हो गया है। तीसरी बात जो जानना है कि जब हम बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज में वेट की, जब बात करते हैं वेट जो असाइंड करते हैं उसको इंडेक्स की गणना के लिए, तो सबसे ज्यादा जो वेट असाइंड किया जाता है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है। सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से 3 से 4 बातें हम लोग को जानना है कि इसमें सबसे पहला बेस ईयर चेंज किया गया, दूसरा एक नया कोर इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया। अब कोर इंडस्ट्री की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे। इसी प्रकार छोटे छोटे कुछ पेपर के न्यूज को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।